हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासा क्लासेस। आई होप कि जो इससे पहले की रिवीजन वीडियोस हैं उनको आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया और आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। और अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे अपनी आंसर राइटिंग में। तो मेक श्योर जब भी आप एटलीस्ट रिवीजन करते हुए कुछ तो वर्ड्स आप प्रॉपर, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उनको लिखते हुए चलो। और दूसरी चीज़, किसी भी चैप्टर को, लेट सपोज आपको किसी भी चैप्टर में अगर डाउट है ना, तो आप उस चैप्टर को बिगिनिंग से एंड तक देखो। ऐसा मत करो कि आपने स्टार्टिंग के कुछ टाइम को देखा फिर नहीं देखा, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है कि चैप्टर की स्टार्टिंग हर कोई करता है और हर बार आपने किया होगा, बट उसको एंड तक फिनिश नहीं किया होगा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि उसमें डाउट्स रह गए हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपने कोई भी चैप्टर, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको कंप्लीट एक बार देखो, ठीक है, जिससे कि आपको उस चैप्टर के सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाएं, क्लियर हो जाएं। और दूसरी चीज़, क्योंकि बोर्ड्स में या कभी भी पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो लास्ट के जो मतलब जो टॉपिक्स होते हैं ना उनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि वो मैच्योर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। सो नाउ अभी का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड। आपको सबको पता है क्या, दुनिया देखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हमारी आइज़, जिससे हम लोग दुनिया को देखते हैं, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले हमारे पास मतलब जो हमको समझना है वो है ह्यूमन आई। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बट आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट, जो जो पॉइंट्स में लिखता हुआ चलूंगा ना, उसको आप लोग भी राइट डाउन करते हुए चलो। एक छोटा सा स्ट्रक्चर जरूर बना लेना आइज़ का, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये, ठीक है। ये एक बल्ज आउट पोर्शन है, ठीक है, बाहर की तरफ को निकला हुआ पोर्शन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारी आंखों में ये जो लेंस है ना, हमारी आंखों में ये जो लेंस है, ये लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्या होता है? क्रिस्टलाइन लेंस। अच्छा, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। और कौन सा लेंस है ये? तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। सो इसका मतलब हुआ हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसका शेप चेंज हो सके, ठीक है ना। शेप कैन बी चेंज्ड, जिसका जो शेप है, शेप जो है वो चेंज हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि कॉन्वेक्स से कॉनकेव बन जाएगा, बट माइन्यूट चेंजेस उसमें हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, हमारे लेंस के, हमारे आंखों में जो सबसे बाहर का जो कवर होता है, लेंस के आगे एक कवर होता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ को बल्ज आउट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉर्निया। और जो मैक्सिमम रे ऑफ लाइट है ना, वो यहीं से रिफ्रैक्ट हो जाती है। मतलब जो कन्वर्जन शुरू होना होता है ना हमारी आंखों के अंदर, वो कॉर्निया से ही शुरू हो जाता है। बाकी कुछ एडजस्टमेंट का काम जो है वो हमारा लेंस करता है। इतना समझ में आ गया? सो ये कॉर्निया, और ये कॉर्निया वाला पोर्शन जो है ये पूरे आइज़ पे इस तरीके से गया हुआ होता है। ये मेन तो यहाँ पे है फ्रंट में। नाउ इसके बाद जो है हमारे आइज़ पे, हमारे मतलब जहाँ पे मतलब आइज़ के अंदर जहाँ से रे ऑफ लाइट में जाना है अंदर, तो वहाँ पे इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये जो खाली स्पेस है ना, जहाँ से रे ऑफ लाइट अंदर जा सकती है, अंदर जा सकती है रे ऑफ लाइट, इस खाली स्पेस से अंदर चली जाएगी। इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्यूपिल। सो प्यूपिल इज द एंट्रेंस फॉर लाइट इन आवर आइज, ठीक है। अच्छा, आइरीज क्या होती है? ये है आइरीज, ये जो ऊपर से और ये नीचे से, मतलब अपनी आंखों में अगर आप देखोगे तो जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है ना, वो जो ब्लैक वाला पोर्शन अगर आप उसको बहुत बारीकी से देखोगे तो उसके बीच में एक होल होगा ब्लैक वाले रीजन के अंदर। तो ब्लैक वाले रीजन के अंदर जो आपको ओपन स्पेस दिख रहा है वो है प्यूपिल, और जो ब्लैक वाले रीजन में जो लाइन्स दिख रही हैं वो है हमारी आइरीज। क्या है वो? आइरीज। तो आइरीज का फंक्शन क्या है? तो ये कंट्रोल करता है किसको? प्यूपिल को कंट्रोल करता है। कौन? आइरीज जो है ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है। मतलब अगर हम लोग बहुत ब्राइटनेस में अगर खड़े हैं तो हमारी आइरीज जो है वो अपने आप को एक्सपेंड कर देंगी। जब आइरीज एक्सपेंड हो जाएगी तो प्यूपिल का एरिया बहुत ही कम बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, मतलब बहुत ब्राइट लाइट में अगर आप जाओगे तो आइरीज एक्सपेंड करेंगी, अगर आप बहुत डार्क रूम में चले जाओगे तो आइरीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आइरीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये जो लेंस है ना, ये लेंस एक सिलेरी मसल्स के साथ कनेक्टेड होता है,
ठीक है। ये जो मसल्स है ना, इन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्लेरी मसल्स। क्या? स्लेरी मसल्स। और इन मसल्स का ना बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है। अभी क्या होंगे वो आगे अभी हम लोग देखेंगे, बट ये ध्यान रखो कि लेंस को जो कंट्रोल कर रहा है वो है हमारी स्लेरी मसल्स। क्या कंट्रोल करती है लेंस में ये? तो लेंस के कर्वेचर ऑफ लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो वो स्लेरी मसल्स कर रही हैं। इसका मतलब कि लेंस मोटा होगा या पतला होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं, बट वो कंट्रोल कौन करेगा? तो वो स्लेरी मसल्स करती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद जब यहाँ से रे ऑफ लाइट आगे बढ़ती है तो यहाँ पे लास्ट में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रेटिना। क्या है? रेटिना। ये जो स्ट्रक्चर है ये है रेटिना। ये क्या है? रेटिना। आइज़ के पीछे लगा हुआ होता है, ठीक है ना। आइज़, ये साइज है आइज़ का, ये आइज़ है, इसके पीछे वाले बैक वाले पोर्शन में रेटिना होगा। रेटिना बिहेव करता है एज अ स्क्रीन। अगर क्वेश्चन ये आ जाए क्या, विच पार्ट ऑफ आवर आइज बिहेव्स लाइक अ स्क्रीन, तो वह है रेटिना। अब रेटिना के बाद यहाँ पे एक मतलब वो जो ऑप्टिक नर्व होती है, यहाँ पे जो नसें होती हैं इनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या? ऑप्टिक नर्व। ये जो भी यहाँ पे इमेज बना इसके सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर के जाएंगी और ब्रेन इसको इंटरप्रिटेट करेगा और हमको बताएगा कि हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें हैं जो कि आइज़ के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप इतने अच्छे से आप लोग समझ लो। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी आ जाता है आई बॉल का साइज़, जो कि आपका है कितना? 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट। क्या? साइज ऑफ आई बॉल। मतलब ये जो इसका साइज़ है ना, हमारी आंखों का जो अंदर जो साइज़ है वो कितना है? वो है अप्रॉक्सीमेट 2.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट है ये, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। नाउ आगे बढ़ते जरा। आपको मैंने इसमें बता दिया है प्यूपिल क्या हुआ, क्रिस्टलाइन लेंस और ये सारी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व भी मैंने बता दिया है आपको। हाँ, हमारी आइज़ में जो इमेज फॉर्मेशन होती है, क्या जो हमारी आइज़ में इमेज फॉर्मेशन हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो इमेज जो है वो कैसी इमेज है? वो इमेज है रियल इमेज। और आपको पता है कि जब भी हमारे मतलब कहीं पे भी अगर रियल इमेज बनती है तो वो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, अपसाइड डाउन होती है। इतना समझ में आ गया। नाउ अब जो टॉपिक है हमारा वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब यहाँ पे कोई चीज़ एकोमोडेट हो रही है। पावर ऑफ एकोमोडेशन हो किसकी वजह से रहा है? हो रहा है तुम्हारा किसकी? स्लेरी मसल्स की वजह से। कौन कर रहे हैं? स्लेरी मसल्स कर रही हैं। कौन? स्लेरी मसल्स। अब ये स्लेरी मसल्स आपको पता लग गया ना। ये जो आपका लेंस था हमारी आंखों के अंदर, ये जो लेंस है, लेंस के साथ यहाँ पे जो एक मसल जुड़ी हुई है इसको बोलते हैं स्लेरी मसल, ऊपर और नीचे, ठीक है। मतलब लेंस के चारों तरफ होती हैं ये मसल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्लेरी मसल्स बोलते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का काम कौन करता है? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का काम करते हैं स्लेरी मसल्स, ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हुआ? एबिलिटी ऑफ आवर आइज। क्या? एबिलिटी ऑफ आइज टू फोकस ऑन फार ऑब्जेक्ट्स एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। क्या? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर ऑब्जेक्ट्स। हमारी आंखों की एक एबिलिटी है जिसकी वजह से हम लोग दूर की चीज़ों को देख पा रहे हैं और पास की चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये जो एबिलिटी है ना, इसी एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है स्लेरी मसल्स के ऊपर। किसके ऊपर? स्लेरी मसल्स के ऊपर, ठीक है ना। कि स्लेरी मसल्स हमारी बहुत अच्छी होंगी अगर, तो वो बहुत पास की चीज़ के लिए भी और बहुत दूर की चीज़ के लिए भी हमारे लेंस को एडजस्ट कर देंगी। अगर हमारी स्लेरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब होता है कि सबसे छोटी डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। मतलब स्लेरी मसल्स कितना फोकल लेंथ कितना कम कर पाएंगी, ठीक है, कि हम लोग किसी चीज़ को देख पाएँ, तो वो है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर। मान लो कि जैसे अगर ये मान लो अगर हाइलाइटर पे अगर कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं इसको अपने आँख के बहुत ज़्यादा पास लेकर के जाऊँगा ना, तो एक बार ऐसा होगा कि ये जो भी लिखा होगा वो ब्लर होने लग जाएगा, ठीक है।
ठीक है। इसका मतलब कि नियर पॉइंट क्या है, जहाँ पे मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ, कम से कम दूरी जिस पे मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो वो है तुम्हारा क्या 25 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये नियर पॉइंट हो गया। एक हो गया फिर फार पॉइंट। फार पॉइंट हमारी आइज़ का जो होता है वो है इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज़ द नियर पॉइंट ऑफ आवर आइज़ और द ह्यूमन आइज इज, तो उसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। और अगर व्हाट इज़ द फार पॉइंट फॉर एन नॉर्मल आइज, तो फार पॉइंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। पावर ऑफ अकोमोडेशन आपको समझ में आ ही गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बीमारी है जिसमें क्या होता है कि लेंस पे कभी कभी मिल्किश हो जाता है। कैसा? मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। तो अगर लेंस के ऊपर कभी क्लाउडी या फिर मिल्किश अगर कुछ डिपॉजिट होने लग गया है, तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट बोलते हैं। और कैटरेक्ट जो है ये सर्जरी के थ्रू ठीक हो जाता है। किसके थ्रू? सर्जरी के थ्रू ठीक हो जाता है। एक नॉर्मल पर्सन जब अपनी आइज़ को डोनेट करता है, तो ऐसे 4 लोगों को जिनको कैटरेक्ट हो रखा होगा, उनकी आइज़ को वो ठीक कर सकता है। ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर लेंस के आगे मिल्किश या फिर क्लाउडी हो जाए, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? उस बीमारी को बोलते हैं कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट बोलते हैं। CATARACT, कैटरेक्ट। नाउ इसके बाद है डिफेक्ट्स इन आवर विजन। क्या? डिफेक्ट्स इन विजन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? डिफेक्ट्स इन विजन। ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपली क्या है, हमारी आइज़ में 2-3 बीमारियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली है मायोपिया और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और तीसरी है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, ठीक है। अच्छा, मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या? नियर साइटेडनेस। मायोपिया इज व्हाट? मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। मतलब हम लोग सिर्फ जो पास की चीज़ें हैं उनको क्लियरली देख पा रहे हैं, बट दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। नियर मतलब पास, साइट मतलब देखना, नेस मतलब सिर्फ पास की चीज़ों को देख पा रहे हैं तो मायोपिया है, दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो बीमारी है इसमें हम लोग सिर्फ पास की चीज़ों को देख पा रहे हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस बीमारी के ना कुछ रीज़न होते हैं। बेसिकली 2 रीज़न है जो कि मायोपिया जिसकी वजह से होता है। एक तो ये है कि जो हमारे पास मतलब जो आईबॉल का साइज़ है, क्या? साइज ऑफ आईबॉल। साइज ऑफ आईबॉल अगर इंक्रीज कर जाए, क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए। अगर साइज ऑफ आईबॉल जो है वो इंक्रीज कर जाए, या फिर कर्वेचर ऑफ लेंस जो कि हमारे आंखों के अंदर प्रेजेंट है, उसका कर्वेचर जो है वो क्या कर जाए? अगर कर्वेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाती है, तो इसका मतलब वो भी अगर इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में क्या? साइज ऑफ आईबॉल अगर इंक्रीज कर जाए या फिर कर्वेचर ऑफ लेंस जो है वो इंक्रीज कर जाए, तो हमारा जो बीमारी हमारी आंखों में होती है वो है मायोपिया, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है कि मान लो अगर ये रेटिना है और ये हमारी आइज़ का लेंस हो गया, ठीक है ना, और ठीक है, तो मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, दूर से जो ऑब्जेक्ट जिसको आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, तो दूर से जो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज है वो रेटिना से पहले बन जा रही है। कहाँ पे बन जा रही है? रेटिना से पहले। ये हमारी आइज़ का लेंस है, ठीक है ना। तो रेटिना ये है, रेटिना से पहले हमारी इमेज बन गई। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं क्या? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को यूज़ करोगे तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। ये डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होने के बाद ये यहाँ पे मीट करेगी, इधर। कहाँ पे? रेटिना पे, ठीक है ना। तो ये मतलब हम लोग इसके लिए करेक्शन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। मायोपिया का पूरा कंप्लीट हो गया। क्या? मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, रीज़न ये हैं इसके, ठीक है। और करेक्शन कैसे होगा? तो कॉनकेव लेंस से होगा, ठीक है। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? देखो, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या? फार साइटेडनेस। इसका मतलब सिर्फ दूर की चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे दिख पा रही हैं, पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है ना। पास की चीज़ें जो है इस पर नहीं दिख पा रही हैं। नाउ अगर हाइपरमेट्रोपिया है किसी को तो पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? हाइपरमेट्रोपिया होने के 2 रीज़न हो सकते हैं। क्या?
एक तो ये कि जो आईबॉल का साइज है वो छोटा हो जाए, क्या आईबॉल, साइज ऑफ आईबॉल, साइज ऑफ आईबॉल ये क्या हो जाए, ये रिड्यूस हो जाए। ऐसा हो सकता है कि ये रिड्यूस हो जाए, या फिर जो कर्वेचर ऑफ लेंस है वो डिक्रीज हो जाए, क्या कर्वेचर ऑफ लेंस ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों ही केसेस में अगर आई बॉल का साइज अगर रिड्यूस हो जाएगा या फिर जो कर्वेचर ऑफ लेंस है अगर वो भी डिक्रीज हो जाए, इन दोनों से कोई सी भी चीज़ या दोनों चीज़ें अगर हो रही है तो इसका मतलब बीमारी जो हो सकती है वो कौन सी है, वो है हाइपरमेट्रोपिया। अब इसका जरा डायग्राम देखो कैसे बनता है। ये मानो हमारी आइज़ का रेटिना हो गया, ये हमारी आइज़ के अंदर प्रेजेंट लेंस हो गया, ठीक है। और जब भी जो पास की जो चीज़ है, जिस पास की चीज़ को आप देख रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि इस पास की चीज़ को आपने देखा और इसकी इमेज जो है वो पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। तो इसका मतलब रेटिना पे जो इमेज बनेगी वही हमको दिखेगी, पीछे बन रही है इसका मतलब हमको वो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एक और कॉन्वेक्स लेंस, मतलब जो चश्मे पहनेंगे हम लोग वो कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मे पहनेंगे, उससे ये रे ऑफ लाइट थोड़ा पहले ही डाइवर्ट हो जाएगी, मतलब कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। और कन्वर्ज होने के बाद ये जो इमेज की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाएगी, कहाँ पे, रेटिना पे। तो यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस की वजह से। समझ में आ गया, अभी तक पूरा समझ में आ गया। देखो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, हमारा हाइपरमेट्रोपिया भी जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ अब आता है हमारा प्रेस बायोपिया। सो प्रेस बायोपिया के लिए एक चीज़ ध्यान रखना कि ये एजिंग की वजह से होता है। एजिंग की वजह से मतलब जो जैसे जैसे बुढ़ापा आता है लोगों का, जैसे जैसे लोग बड़े हो रहे होते हैं, तो एजिंग की वजह से ये बीमारी जो है लोगों के अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो वजह हो रही थी वो आपको यहाँ पे रीज़न आपको पता लग गए थे ना। यहाँ पे क्या क्या रीज़न बताए मैंने, रीज़न ये वाले थे। प्रेस बायोपिया में जो रीज़न होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वीकनेस, मतलब वीकनिंग ऑफ स्लेरी मसल्स, स्लेरी मसल्स, वीकनिंग ऑफ स्लेरी मसल्स। ध्यान रखना कि प्रेस बायोपिया क्या बीमारी है, ये बीमारी सिमिलर होती है जैसे तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि दूर की भी चीज़ें ना दिखें, लेकिन इस बीमारी में प्रेस बायोपिया में, मतलब प्रेस बायोपिया का जो मेन रीज़न है वो है वीकनिंग ऑफ स्लेरी मसल्स, ठीक है। इसमें भी हो सकता है कि आपको जो नियर की चीज़ें हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हो सकता है कि क्लियरली विजिबल ना हो, क्लियरली विजिबल, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। कौन, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, किसमें, प्रेस बायोपिया में। बट आप बोलोगे ये तो हाइपरमेट्रोपिया प्रेस बायोपिया सेम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया के रीज़न कुछ और है, प्रेस बायोपिया के रीज़न कुछ और है, ठीक है ना, इस वजह से ये अलग हो गया। अच्छा, एक और बीमारी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेस बायोपिया मतलब जो स्लेरी मसल्स जब वीक होंगी तो इसमें जो फार ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, फार ऑब्जेक्ट्स ये भी दिखने बंद हो जाएंगे, फार ऑब्जेक्ट्स ये भी नॉट क्लियरली विजिबल, नॉट क्लियरली विजिबल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसमें भी हो सकता है। अब इन दोनों में अगर किसी के पास अगर ऐसी बीमारी हो गई किसी को जिसमें स्लेरी मसल्स की वीकनेस की वजह से उसके अंदर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसको जो लेंस लगते हैं वो है प्रोग्रेसिव लेंस। क्या, प्रोग्रेसिव लेंस। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रोग्रेसिव लेंस आर यूज इन विच कंडीशन, सो आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो कि कोई ऐसा पर्सन जिसको दोनों बीमारियां हों, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, या फिर प्रेस बायोपिया की वो कंडीशन जिसमें उसकी स्लेरी मसल्स वीक हो गई हैं, जिसमें वो दूर और पास नहीं देख पा रहा है, तो उसको जो लेंस लगेंगे वो प्रोग्रेसिव लेंस लगेंगे। इतना समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हुआ। अब है हमारा इसमें देख लेता हूँ कोई चीज़ मिस ना हो रखी हो, नहीं, ठीक है। एक्सेसिव कर्वेचर एंड एलोंगेशन, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं किसमें, हमारा आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देख लेते हैं, एक प्रिज्म का सेक्शन बना लेते हैं। प्रिज्म को हम लोग आगे से देखेंगे तो उसका सिर्फ ट्रायंगुलर रीजन दिखेगा, ठीक है।
ये जो साइड साइड में होते हैं ये लिटरल सर्फेसेस होती हैं, इसका मतलब पीछे की तरफ ये एक रेक्टेंगल की तरफ फॉर्म हो रखे होंगे, ठीक है। दो लिटरल साइड्स के बीच में ये जो एंगल फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान रखना, मैं बता भी रहा हूँ क्या, दो लिटरल सर्फेसेस के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब कभी किसी प्रिज्म से एक वाइट लाइट इस तरीके से जाती है, ठीक है ना, जब इस तरीके से कोई वाइट लाइट जा रही है, उसके लिए मैं ज़रा थोड़ा सा इस प्रिज्म को बड़ा कर लेता हूँ। मान लो ये है प्रिज्म हमारे पास, ठीक है। यहाँ से गई वाइट लाइट, ये वाइट लाइट गई, और आपको पता है कि जहाँ पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ये बाहर में एयर मीडियम है और अंदर में ये ग्लास मीडियम है, सो मतलब अंदर डेंसर है, तो रे ऑफ लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था, बट ये टूवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, ठीक है। इस तरीके से जाना चाहिए था बट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई। नाउ अब यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्या बनाओगे आप? नॉर्मल बनाओगे, ठीक है। अब इस रे ऑफ लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था, बट यहाँ से क्या होगा? ये अवे हो जाएगी, मतलब नॉर्मल ये है ना, तो नॉर्मल से अवे, दूर, ठीक है ना। तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट जो है आपकी वो जो है ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे। क्या है ये? ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। क्या? एमर्जेंट रे, ठीक है। ये जो बन रहा है एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंट रे है इसकी डायरेक्शन को आप आगे बढ़ाओ, और जो एमर्जेंट रे है इसकी डायरेक्शन को आप पीछे ज़रा इसे पीछे की तरफ को एक्सटेंड करके देखोगे तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ये जो एंगल है ना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। सो एग्जैक्टली एंगल ऑफ डेविएशन हुआ क्या? सो एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। क्या बोला मैंने? एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ? इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे। अभी समझ में आ गया पूरा? इस तरीके से आपका ये पूरा रे डायग्राम मतलब होने वाला है जब प्रिज्म से कोई वाइट रे पास करती है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये बनेगा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं प्रिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझते हैं। क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है, बहुत समझने वाली चीज़ भी है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक वाइट लाइट, सेम वही जो प्रिज्म अभी हमने ऊपर देखा उसी की बात चल रही है, एक प्रिज्म से जब कोई एक वाइट लाइट आगे पास करती है तो यहाँ से आपको ये पता है कि यहाँ से ये क्या करेगी? डेविएट कर जाएगी, ठीक है ना। मतलब इसका जो अपना ओरिजिनल पाथ था इस तरीके से चलने वाला, ये इस पर ना जा करके इससे डेविएट करेगी। लेकिन वाइट लाइट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं उनमें वो स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर ये फर्दर आगे ये स्प्लिट इस तरीके से आपको करके दिखेगा, ठीक है ना। और जब आप इसको किसी स्क्रीन पे फॉर्म करोगे तो ये एक बैंड फॉर्म होगा। क्या होगा? बैंड ऑफ 7 कलर्स। क्या? 7 कलर्स फॉर्म होगा। ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है ना, बैंड ऑफ 7 कलर्स, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और ये जो फिनोमेना है ना, जिसमें एक वाइट लाइट, ये क्या थी? ये थी वाइट लाइट। ये क्या थी? वाइट लाइट थी। ये जो फिनोमेना है जिसमें वाइट लाइट स्प्लिट हो रही है, क्या हो रही है? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाइट लाइट क्या हो रही है? स्प्लिट हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो स्प्लिट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। सो इस फिनोमेना को, जिसमें वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जा रही है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट।
अभी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आपको पता लगे स्पेक्ट्रम ये है, जो बैंड फॉर्म हो रहा है उसका स्पेक्ट्रम। डिस्पर्जन क्या हुआ, ये जो व्हाइट लाइट है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट रही है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। अब क्या हुआ कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ देखी, क्या कि व्हाइट लाइट जो है वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट रही है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा उल्टा प्रिज्म रख दिया, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट यहाँ से इस तरीके से गई, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स थे, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से गए ये, ठीक है, और यहाँ से एक वाइट लाइट फॉर्म हुई। इसका मतलब ये पूरा डायग्राम किसने देखा था, ये आइजैक न्यूटन ने देखा था। किसने, आइजैक न्यूटन ने देखा था, आइजैक न्यूटन। और फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया देयरफॉर व्हाइट लाइट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, मतलब इज कंपोज्ड बाय 7 कलर्स ऑफ लाइट। समझ में आ गया। अब बात यह थी कि 7 कलर्स ऑफ लाइट कौन कौन से हैं, तो ये 7 कलर ऑफ लाइट जो हैं ये होते हैं विबग्योर। कैसे, VIBGYOR। इस विबग्योर को ये मान लो कि यहाँ पे V है और यहाँ पे R है, इसके बीच में पूरा लिख लेना, ठीक है ना। सो V इज़ फॉर वायलेट, I इज़ फॉर इंडिगो, B इज़ फॉर ब्लू, G इज़ फॉर ग्रीन, Y इज़ फॉर येलो, O इज़ फॉर ऑरेंज एंड R इज़ फॉर रेड। अभी आपको समझ में आ गया क्या कि जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म है उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, और ये जो विबग्योर है इसको भी याद कर लो, ठीक है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके जो कुछ आप बोलोगे प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हैं, क्या ये प्रैक्टिकल फिनोमेना बोल दो आप, ठीक है। तो फिनोमेना जो हैं, फिनोमेनन वो कौन से हैं, प्रैक्टिकल फिनोमेनन कौन से हैं इसके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो अभी आप टॉपिक पढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं, इसी का एक छोटा सा पार्ट है। क्या कि प्रैक्टिकल फिनोमेना क्या है, जैसे आपका रेनबो फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, रेनबो फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, रेनबो फॉर्मेशन। अभी इसको समझो कि रेनबो फॉर्मेशन हो कैसे रहा है। तो रेनबो फॉर्मेशन में क्या, सिंपली जो रेन है, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो किसकी तरह एक्ट कर रही हैं, वो एक्ट एज अ प्रिज्म। क्या, एक्ट एज अ प्रिज्म। समझ में आ रहा है, एक्ट एज अ प्रिज्म। अच्छा, जो फिनोमेना है यहाँ पे, जो फिनोमेनन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है। अब इसमें होगा क्या, देखो कहीं पे अगर बारिश हो रही है, ये मान लो एक रेन ड्रॉप है, यहाँ पे सन उगा हुआ है, तो यहाँ से सन की रेज आएंगी, ठीक है ना, यहाँ से सन की रेज इस तरीके से आएंगी, ठीक है। और यहाँ से ये इसके अंदर तो चली जाएगी, रे ऑफ लाइट इसके अंदर चली जाएगी, यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो बाहर नहीं निकल पाएगी, और ये इस तरीके से ये रेन ड्रॉप के अंदर, ये ड्रॉप के अंदर की बात चल रही है, तो ये ड्रॉप के अंदर कुछ इस तरीके ट्रेवल करते हुए यहाँ से आपको पता है ये 7 कलर्स में ये टूट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, रेनबो फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेनबो फॉर्मेशन। अभी आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि जब भी रेनबो फॉर्मेशन होगी तो सन का एक साइड होना और रेनबो फॉर्मेशन दूसरी साइड होगा हमेशा, ठीक है ना। मतलब अगर आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि सन और रेनबो फॉर्मेशन एक ही साइड हो, क्यों, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। यहाँ से सन रे ऑफ लाइट आएगी और यहाँ पे फॉर्म होगी, इसका मतलब सन अलग साइड होगा और रेनबो फॉर्मेशन अलग साइड होगी। कौन सा फिनोमेना यहाँ पे लग रहा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे लग रहा है। क्या लग रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब उसको कभी डिटेल में आप लोगों ने अभी बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और किसके अंदर का पार्ट है ये, तो ये रिफ्रैक्शन में होने वाली चीज़ है। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो आप लोग, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो। इस रिफ्रैक्शन का एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है। ये देखो वाटर था ना, ये वाटर था और यहाँ पे एयर था, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जब जा रही थी रे ऑफ लाइट तो वो बाहर नहीं निकल पाई और वापस उसी मीडियम में चली गई। उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और उसकी वजह से तुम्हारा रेनबो फॉर्मेशन जो है वो हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जरा क्या है। फिर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हम लोग अभी समझेंगे कि जरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में देखो क्या होता है कि आपको ये पता है कि जैसे ये अर्थ है, ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है, इसके बाहर जो है ना, इसके बाहर में क्या है, तो आपके मतलब लेयर है, एयर की अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है ना, लेयर्स है ना।
अर्थ के ऊपर में क्या है, लेयर्स है, और आपको पता है कि ये स्टैटिक नहीं है, ये लेयर्स स्टैटिक नहीं है। इसी की वजह से जो भी, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, घूमते फिर रहे हैं, कोई सी लेयर कभी कहीं मोटी हो जा रही है, कहीं पतली हो जा रही है, कहीं पे कोई लेयर मोटी हो जा रही है फिर पतली हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है। उसकी वजह से होगा क्या कि स्पेस से जो भी रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही होगी, ठीक है, उसमें कुछ बेंडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखो स्पेस में तो एयर है ही नहीं, यहाँ पे एयर है, तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया तो उसका मतलब रे ऑफ लाइट बेंड करेगी अब, ठीक है। बट ये फिर स्टैटिक भी नहीं है भाई, ये जो मीडियम है अर्थ के ऊपर और यूनिवर्स के बीच में, ठीक है, वो स्टैटिक भी नहीं, वो कम ज़्यादा होता रहेगा। इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट की जो इसमें जो डेविएशन आ रहा है वो कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और कभी बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ में आ रही बात। तो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें जनरेट होती हैं वो समझो ज़रा। पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या है पहला? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब वो सिंपली क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मान लो कि ये स्टार्स है, क्या है, ये स्टार है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दूरी पे है, तो वहाँ से एक बहुत मिनिमम रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। ये जो एयर पैकेज है अर्थ के ऊपर, ये अलग अलग लेयर्स में है, कभी ये पैकेज बहुत पतला हो जा रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है, कभी मोटा हो जा रहा है, ठीक है, कभी बहुत आगे बढ़ जा रहा है, कभी इसके बीच की लेयर, मतलब बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। उन वेरिएशंस की वजह से जो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन है वो कभी इधर आएगा, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, तो आपको एक बार तो स्टार दिखेगा, लेकिन अगले ही पल ऐसा हो सकता है कि वो स्टार आपको नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट अब आपके आंखों तक नहीं आ रही है, वो आपके ऊपर जा रही है या फिर आपसे कहीं आगे चली जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। समझ में आ गया? अब इसकी थ्योरी आप खुद से लिख लेना पूरी, ठीक है। मैंने बता दिया कि ये जो है यहाँ पे ये एयर पैकेज है। क्या है ये? एयर पैकेज बोल दो आप, जो कि अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल, मतलब इसमें चेंजेस होते रहेंगे, जिसकी वजह से, इसकी वजह से होगा क्या, जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज होती रहेगी, चेंज कंटिन्यूसली। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, इसको मिला करके आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीज़न बता दोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, एक चीज़ इसमें ये है कि जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट है मान लो कोई, ये ट्विंकलिंग नहीं करता है। क्या? प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। उसका क्या रीज़न है? तो देखो, प्लैनेट्स क्योंकि पास में है, यहाँ से कई सारी रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही है, ठीक है, कई सारी रे ऑफ लाइट आ रही है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, तो ये मान लो एक बार आप, हो सकता है कि ये वाली रे ऑफ लाइट आप तक रीच करे, तब ये वाली नहीं कर रही थी, ठीक है, और ये वाली भी नहीं कर रही थी, लेकिन अगले ही पल ऐसा हो सकता है कि इसमें बेंडिंग बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो ये वाली रे ऑफ लाइट आप तक आ रही है, ठीक है, ये वाली रे ऑफ लाइट आप तक आ रही है। इसमें हो सकता है कि फिर बेंडिंग इधर की तरफ में ज़्यादा हो जाए, तो ये इधर चली गई, ये भी इधर चली गई, ये इधर चली गई, लेकिन ये वाली रे ऑफ लाइट आप तक आ रही है। इसका मतलब क्योंकि यहाँ से बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट्स जो है वो ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से जो आपका मतलब जो प्लैनेट है वो आपको कंटिन्यूसली विजिबल रहेगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। क्या? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आ रही है बात समझ में? एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, क्या रीज़न है अब? सो देखो क्या है, सिंपल, ये है हमारा अर्थ, अर्थ के ऊपर ये हो गया एयर पैकेज, ठीक है, और यहाँ पे ये मान लो ये हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन, ठीक है ना। अर्थ का सरफेस आपको पता है कर्व सरफेस है, ये हॉरिजॉन हो गया, मतलब कोई एक टेंजेंट मान लो, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, और यहाँ से ये हॉरिजॉन हो गया। अब जब यहाँ पे सन था, जब सन हॉरिजॉन से भी नीचे था, मतलब जब आपको नहीं दिखना चाहिए था सन, ठीक है, उस समय भी इसकी जो रे ऑफ लाइट है जो इस तरीके से जा रही थी, जब वो आपके आउटर एटमॉस्फेयर से टकराई तो उसमें आएगी बेंडिंग, और बेंडिंग की वजह से वो आपको क्या है, विजिबल है, ठीक है ना। बेंडिंग की वजह से वो क्या है, आपको विजिबल है। सो मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये इधर जा रही थी और आपको इस तरीके से यहाँ पे विजिबल हो गई। इसका मतलब ये आपको कहीं पे सन जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, बिलो द हॉरिजॉन,
जो कि नीचे है, बट आपको दिखाई कहाँ देगा, ऊपर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग हो रही है और आपकी आईज पे जो रे ऑफ लाइट आ रही है, तो हमारे दिमाग को क्या लगता है कि रे ऑफ लाइट हमेशा सीधे चलती आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट उसको यहाँ पे दिखाई देगा। आ रही पसंद में? तो ये है आपका एडवांस्ड सनराइज। ठीक है। डिलेड सनसेट में क्या होगा? डिलेड सनसेट में मतलब ये सन, मतलब ये तो मॉर्निंग का टाइम का भी समझ में आ गया एडवांस सनराइज का। मान लो ये सन जब नीचे जा रहा होगा, तो जब ये यहाँ पे पहुँच गया होगा तभी भी सेम चीज़ होगी। क्या? कि रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरीके टकरा करके आपको आ रही होगी और सन आपको वापस यहीं पे दिख रहा होगा। तो ये जो कंडीशन है ये है डिलेड सनसेट का। ठीक है ना। तो दोनों समझ में आ गया, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज में सन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है ना। एडवांस सनराइज में सन इधर से इधर जा रहा था, जब वो यहाँ पे था तब आपको यहाँ पे दिखने लग गया था, उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सनराइज। डिलेड सनसेट में क्या होगा कि सन इधर से इधर जाना है, ठीक है, और जब सन यहाँ पहुँच गया है तो अभी भी आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। ये जो कंडीशन है ये किसकी? डिलेड सनसेट की है। आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब मतलब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है आपके चैप्टर का, वो है क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है सीधे सीधे आप ये बोल सकते हो रिफ्लेक्शन। ठीक है। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो जो रे ऑफ लाइट इस पार्टिकल पे पड़ेगी ना, वो कहीं ना कहीं पे तो रिफ्लेक्ट करेगी ना अपने आप को। ठीक है। सो स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ सिमिलर एज इन रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? नाउ अच्छा, ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये फिनोमेना किसका है? तो ये है टिंडल इफेक्ट का। किसका? टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट कहाँ पे होता है? तो कोलॉइड में होता है। कहाँ पे? कोलॉइड में होता है। कहाँ पे? कोलॉइड में। अच्छा, कोलॉइड क्या होता है? तो ऐसा कोई मीडियम जिसके जो पार्टिकल हैं बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो कोलॉइड में क्या होता है? कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट होता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब कि रे ऑफ लाइट का पाथ, रे ऑफ लाइट जो है उसका पाथ आपको विजिबल है। पाथ इज विजिबल। क्यों विजिबल है? क्यों विजिबल है? क्योंकि रे ऑफ लाइट वहां से टकरा करके आप तक आ रही है, इसीलिए आप उसके पाथ को देख पा रहे हो। इसका मतलब कि रे ऑफ लाइट का पाथ जो है वो विजिबल है। ये जो इफेक्ट है किसका? टिंडल इफेक्ट में आता है। ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसका? टिंडल इफेक्ट का ही एक फिनोमेना है। ठीक है। नाउ आगे समझते हैं जरा। इसकी वजह से होगा क्या कि जो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, क्या स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स जो होंगे, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो कि स्मोक, डस्ट और किसी की अलग अलग चीज़ों की वजह से, कोई फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से कुछ स्मॉल पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत स्मॉल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे? स्कैटर कर देंगे। किसको स्कैटर करेंगे? स्कैटर कर देंगे। किसको? लीस्ट वेवलेंथ वाले को। किसको? लीस्ट वेवलेंथ वाले को। अब लीस्ट वेवलेंथ कहां से निकालेंगे हम लोग? यहां से देखो, विबग्योर लिख लो यहाँ पे, विबग्योर, ये हो गया विबग्योर। लीस्ट वेवलेंथ यहाँ पे होती है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर उससे ज़्यादा ग्रीन, उससे ज़्यादा येलो, उससे ज़्यादा ऑरेंज, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि सबसे कम स्कैटरिंग होगी रेड की, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी वॉयलेट की। अच्छा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो इन तीन रे ऑफ लाइट्स को क्या करते हैं? स्कैटर कर देते हैं, और इन तीन का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है ब्लू। और इसी वजह से जो स्काई का कलर है वो आपका क्या दिखाई देता है? वो आपको ब्लू दिखाई देता है। ये समझ में आ गया अभी? नाउ अब देखो क्या है कि अगर हम लोग देखें तो जो सन का जो कलर है, क्या कलर ऑफ सन कब? मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तब, सनराइज के टाइम पे, और सनसेट के टाइम पे। सनसेट के टाइम पे, दोनों ही टाइम पे जो सन का कलर होता है वो होता है रेड। अब उसका रीज़न क्या है? देखो उसका रीज़न ये है क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे, मतलब सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो डिस्टेंस ऑफ सन है, क्या डिस्टेंस ऑफ सन, डिस्टेंस ऑफ सन जो है वो क्या है? वो है हाईएस्ट। क्या है? हाईएस्ट है। जो जब ये हाईएस्ट है तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो मिनिमम स्कैटरिंग होगी वही रे ऑफ लाइट आप तक रीच कर पाएगी। कौन सी? जिसका मिनिमम स्कैटरिंग होगा वही रे ऑफ लाइट आप तक रीच कर पाएगी। तो वो कौन सी रे ऑफ लाइट है?
वो है रेड। इसी वजह से सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन का कलर है वो आपका रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि मिनिमम स्कैटरिंग होगी किसकी? रेड की, और वही रे ऑफ लाइट आप तक पहुंच पाएगी, इस वजह से सन आपको रेड दिखाई देता है। और डे टाइम में क्योंकि जो स्कैटरिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी हो रही है? वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू, जो कि स्कैटर होकर के ऊपर आसमान में फैल जाएंगे, और उसके तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको जो कलर ऑफ स्काई है वो आपको ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर हम लोग, और तब तक आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो, नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स को निकालो, उन कीवर्ड्स को फिर आंसर राइटिंग में यूज़ भी करना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।